हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो एवरेज ड्यू रेट। काफी सिंपल टॉपिक है। एग्जामिनेशन में जनरली 5 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जून 22 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसके पहले के अटेम्प्ट अगर आप देखते, दिसंबर 21, जुलाई 21, जैन 21 या नवंबर 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक आया है। और मुझे ऐसा लगता है जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना चाहिए। और इस चैप्टर में कोई अकाउंट्स का यूज नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। एक कंसेप्ट एवरेज ड्यू डेट, वो कंसेप्ट हम डिस्कस करते और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हुए मैं आपको समझाता हूँ। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर। एक 5 मार्क्स का पक्के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके फिक्स है। ये इससे बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है और उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करा जाता है। सब इसको आप समझेंगे और ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे एक मिस्टर ए था। ये है मिस्टर ए, ये सेलर है। और ये मिस्टर बी कौन है? ये परचेजर है। तो मिस्टर ए ने गुड्स सेल किया किसको? मिस्टर बी को। सपोज मैं मिस्टर ए हूं और आप बन जाइए मिस्टर बी। तो मैंने आपको गुड्स बेचा, मैंने आपको गुड्स बेचा। तो यहाँ पे सपोज 5 बार ट्रांजेक्शन है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और अलग अलग डेट पे सेल किया। फॉर एग्जाम्पल 25 सितंबर 21 और 26 सितंबर 21, 27 सितंबर 21, 28 सितंबर 21 एंड 29 सितंबर 21। ये 5 तारीख कंटिन्यूस, 25 26 27 28 29, ये 5 दिन मैंने मेरे आपके साथ ट्रांजेक्शन है, मैंने आपको गुड्स बेचा। और इसकी अमाउंट थी 10,000, 12,000, 20,000, 15,000 और 13,000। ये इसकी अमाउंट थी जो गुड्स मैंने आपको बेचा। अभी ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब ये गुड्स मैंने आपको क्रेडिट में बेचा, उधारी में बेचा, मैंने आपको क्रेडिट पीरियड भी दिया, मैंने आपको एक समय दिया और मैंने कहा कि उस समय के बाद आप मुझे पैसा दे देना। तो जब हर मैंने 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड मैं देता हूं, तो मैंने ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन था और क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का। अब मैंने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपसे पैसा लूंगा। तो 25 सितंबर को मैंने आपको बेचा, 1 महीने का वक्त दिया, तो मैं आपसे 25 अक्टूबर को मैं आपसे पैसा लूंगा। 26 सितंबर को मैंने सेल किया और मैंने 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया, तो मैं आपसे कब पैसे कर लूंगा? 26 अक्टूबर को। फिर मैंने आपको 27 सितंबर को सेल किया 1 मंथ का, तो मैं आपसे कब कलेक्ट करूंगा? 27 अक्टूबर को। फिर मैंने 28 को आपसे सेल किया 15,000 का 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड, तो मैं 28 अक्टूबर से लूंगा आपसे पैसे। और 29 सितंबर है और 29 सितंबर मैंने 13,000 रुपीज का सेल किया और कितना? 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, तो मैं आपसे कलेक्ट करूंगा 29 अक्टूबर। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको गुड्स बेचा और मैंने आपको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये कि मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको हर 1 महीने बाद मैं आऊंगा, आपको 25 अक्टूबर को मैं आपके पास आऊंगा, मैं पैसे दो। फिर मैं आपके पास आया 26 अक्टूबर को, मैंने कहा ये वाला जो बिल है 12,000 वाला, पैसे दो। फिर मैं आप 27 अक्टूबर को आता हूँ, फिर मतलब 20,000 रुपये पैसे दो। फिर 28 अक्टूबर को आता हूँ, मैं कहता हूँ 15,000 रुपये वो पैसे दो। और फिर मैं आपके पास आता हूँ 29 अक्टूबर को और मैं कहता हूँ 13,000 रुपीज आप वो मुझको पैसे दो। अब मैं कर क्या रहा हूँ बेटा कि मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ड्यू डेट वही है। तो मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ और आपसे पैसे क्या मैं मांग रहा हूँ। आपने बोले बड़ा हेडेक वाला काम है, बार बार आ रहे, क्यों ना एक ऐसी डेट निकाले जिसमें ना ही तो मेरा नुकसान हो और ना ही तो आपका नुकसान हो। अब मैं कहता हूं मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डेट निकालते ना ही तो जिसमें मेरा नुकसान हो और ना ही तो आपका नुकसान हो, ऐसी डेट निकालते। इसका मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, जो टोटल अमाउंट 70,000 रुपीज आ रहा है, मैंने आपसे कहा कि पूरे के पूरे 70,000 रुपीज, ये पूरे के पूरे 70,000 रुपए आप मेरे को 25 अक्टूबर को दे दो। आप ये पूरे के पूरे 70,000, मैंने कहा यार बार बार तुमको नहीं ना पसंद मैं बार बार आऊं, आप नाराज हो जाते हो, आप नाराज हो जाते हो बार बार मैं आपके पास नहीं आऊं। तो मैंने कहा एक काम, ठीक है, मैं 25 अक्टूबर को आऊंगा ना जब आपके पास, तो मेरे को पूरे के पूरे 70,000 रुपए दे देना। आप बोले नहीं नहीं, इसमें तो मेरा नुकसान है। मैंने कहा क्या क्या नुकसान है? आप बोले कि मेरे को जो 12,000 रुपये 26 तारीख को देना था, जो 20,000 रुपये 27 को देना था, जो 15,000 रुपये 28 और 13,000 रुपये जो 29 को देना था, तो वो तो मैं पहले दे रहा हूँ आपको, 25 तारीख को दे रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 4 दिन भी भाई बैंक में रखूंगा तो कुछ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बात तो सही है। अब मेरा यहाँ फायदा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे जल्दी मिल जा रहे, तो मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसने बोला ठीक है काम करते, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है आप बोलो। तो बोलता है 29 अक्टूबर को पूरे पैसे। तो मेरा भाई साहब अब मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों? कि जो पैसा मेरे को पहले मिलने वाला था वो मेरे को 29 अक्टूबर आखिरी में मिलेगा। तो मेरे को लेट मिलेगा तो मेरा इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट का मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैं बैंक में जमा करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो बोलेगा और यहाँ पे उसका फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसको पहले पेमेंट देना था वो बाद में पेमेंट दे रहा है।
तो अपने बैंक में कुछ दिन और वो पैसे रख सकता था तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ उसका फायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो हमने बोले कि ऐसी क्यों ना कोई डेट निकाले जिसमें हम ये सारे ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट उसी तारीख को कर ले, और उसमें ना ही तो कोई आपका इंटरेस्ट का नुकसान हो और ना ही तो मेरा कोई इंटरेस्ट का नुकसान हो। ऐसी कोई डेट निकालते, उसी डेट को हम लोग कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। उसी डेट को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज ड्यू डेट। कि एक ऐसी डेट जिसमें ना ही तो आपका कोई इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है और ना ही बायर का ना ही सेलर का, दोनों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब याद, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो और क्वेश्चन में अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का केस है, मैंने कहा कि ड्यू डेट मैं कैलकुलेट करता हूं जब, क्योंकि ड्यू डेट आप इतना समझो, जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो कि भाई किस तारीख को पैसा लेना या देना था, किस तारीख को, तो अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के, तो 3 डेज आप इसमें ऐड कर लेना। अब 3 डेज आपको पता है एक्ट बोलता है, इसीलिए 3 डेज तो आप यहाँ पे ऐड करते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 डेज ही। एक स्टूडेंट ने मुझको अभी 1-2 दिन पहले मैसेज करा 3 डेज ही क्यों लेते, अरे 3 डेज एक्ट बोलता है इसलिए लेते, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, सुबह उठा कि आज मेरा मूड हुआ चलो 3 दिन बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं भी लॉ बोलता है कि 3 डेज, इसलिए 3 डेज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में 3 डेज ऐड करते। अब उसके बाद अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन है और उसमें जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो तो आपको नो नीड टू ऐड डेज ऑफ ग्रेस, मतलब ये 3 डेज आपको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 3 डेज आप उसमें ऐड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के केस में लॉ कहता है कि 3 डेज ऐड करो, इसलिए हम 3 डेज जो भी आपकी ड्यू डेट आती है उसमें और 3 दिन बढ़ा देते हैं हम लोग। और आपका उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है जैसे नॉर्मल क्रेडिट सेल है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट या परचेज, उसमें 3 डेज ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब कुछ टर्म आप अच्छे समझना, आप ये डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर रिवाइज कर चुके हो, तो डेट ऑफ बिल इक्वल्स टू डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल, जिस दिन लिखा गया दैट इज डेट ऑफ बिल, और डेट ऑफ साइनिंग द बिल, ड्रॉअर साइन करता है, तो दैट इज डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल और डेट ऑफ साइनिंग बिल, ये तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा। और डेट ऑफ साइट मतलब किस तारीख को उसको देखा गया, प्रेजेंटेशन करा गया, और एक्सेप्ट साइट मतलब वो जो ड्रॉइंग उसको देखा। तो डेट ऑफ साइट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तीनों के तीनों जो एक ही चीज है आपकी। तो जिस दिन बिल ड्रॉ करा गया दैट इज डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल एंड डेट ऑफ साइनिंग द बिल, और जिस दिन बिल एक्सेप्ट करा गया दैट इज डेट ऑफ साइट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये तीनों जो चीज है आपकी वो एक ही चीज है। अब मैंने ऐसा क्यों यहाँ पे बताया, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल है, डेट ऑफ साइनिंग बिल बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ से डेज काउंट करो, तो इसको ध्यान में रखना आपने। ये डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बोला कि वहां से काउंट करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ साइट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही होता है, और डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ साइनिंग बिल, डेट ऑफ बिल ही होता है। ओके, तो जहां से भी बोला वहां से आपको काउंट करते हो, अगर नहीं बोला तो डेट ऑफ बिल से हम डेज को काउंट करते हैं। अब ध्यान से, अब कभी ऐसा हो सकता है कि आप कैलकुलेट करें ड्यू डेट, अब ड्यू डेट हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 महीने का क्रेडिट पेड, 2 महीने का क्रेडिट पेड, जो भी दिया। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जब अपन देखते हैं यहाँ पे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब केस आता है और अगर पब्लिक हॉलीडे अगर आ जाती है, तो पब्लिक हॉलीडे के केस में क्या करते हैं, अगर वो आगे भी आपने ड्यू डेट कैलकुलेट करे और पब्लिक हॉलीडे आ गई, तो पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले चले जाना, प्रीसीडिंग मतलब पहले। जैसे 15th ऑफ अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो आप 14th ऑफ अगस्त डेट ले लोगे। लेकिन बेटा अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे है, अब इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या करते हैं, इमरजेंसी हॉलीडे के केस में सब्सिक्वेंट नेक्स्ट वर्किंग डे लेते हैं, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वर्किंग डे। फॉर एग्जांपल अगर 15th ऑफ अगस्त डेट आ गई तो पब्लिक हॉलीडे, तो आप 14th ऑफ अगस्त ले लोगे। लेकिन ऐसा हो गया व्हाट इज इमरजेंसी हॉलीडे, जो कि अनडिस्क्लोज और सडन हॉलीडे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो ना, राइट्स हो गए सिटी में, या फ्लड आ गया, कोविड में जैसे हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो उस केस में कौन उस दिन ड्यू डेट अगर आ जाती है ऐसे, तो सब्सिक्वेंट वर्किंग डे जो भी रहेगा उसको आप उसको ड्यू डेट कंसीडर करते, कब, जब सडन इमरजेंसी हॉलीडे। लेकिन अगर आपका पब्लिक हॉलीडे रहा, जो पब्लिक हॉलीडे हमको एडवांस में पता रहता है, वो उसमें एक दिन अपन क्या, एक जो भी प्रीवियस वर्किंग डे रहता है उसको अपन कंसीडर करते। लेकिन अदर देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहा, तो उसमें आपको सब्सिक्वेंट वर्किंग डे ही दोनों केस में लेना रहेगा। और एक चीज ख्याल रखना, संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे। तो क्वेश्चन में अगर बोला कि संडे तो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, तो आपने एक दिन पहले ले लेना बेटा उसको, और अगर इमरजेंसी तो एक दिन जो भी सब्सिक्वेंट वर्किंग डे रहता है उसमें, तो कुछ नहीं बोला तो अपन नेक्स्ट डे को ही अपन मानते कि वर्किंग डे रहेगा। और अगर इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस है, तो प्रीसीडिंग डे को अपन क्या कर लेते बेटा, वर्किंग डे मान लेते। ओके, अब यहाँ पे ये वैसे कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर बैच की कुछ यहाँ पे स्लाइड है, तो मैंने यहाँ पे देखा
कि आपका मंथ आपको पता है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन फेब्रुवरी में थोड़ा सा ध्यान रखना कि लीप ईयर रहा तो वो 29 डेज हो जाते हैं। तो अब कैसे पहचाना लीप ईयर हुए, तो जो भी ईयर है ना उसको डिवाइड बाय 4 करना। अगर वो पॉइंट में आता है, अगर वो पॉइंट में आता है तो लीप ईयर नहीं है। जैसे 2020 टाइप करे, डिवाइड बाय 4 करे तो 505 है, पॉइंट में आंसर है नहीं तो ये लीप ईयर, ये लिए आपका पॉइंट में आंसर नहीं तो ये लीप ईयर है। मगर 2021 डिवाइड बाय अगर मैं करूँ 4 तो आ रहा है 505.25, पॉइंट में आया तो वो लीप ईयर नहीं है। बस इतनी सी बात, उसको ख्याल रखना, क्योंकि लीप ईयर में आपके फेब में कितने डेज हो जाते हैं, 29 डेज वो हो जाते हैं। इस चीज को ख्याल रखिए। अब बड़ा सिंपल चैप्टर, इससे आसान चैप्टर में सच बताओ आज तक इससे इजी चैप्टर बना नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे हमको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे कैसे बच्चे, ठीक है, वो अपने को सीखना है। आपके स्क्रीन पे स्टेप देखिए, स्टेप को ख्याल रखना। फ्री के 5 नंबर है, फ्री के 5 नंबर है। देखो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हम लोग का एवरेज ड्यू डेट। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 अकाउंट करंट कराऊंगा, और आखिरी के 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे मैं आपको फिर से करूँ, सारे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। फिर फाइनल अकाउंट, फिर वो आपका 12 चैप्टर जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वो ईजी है। इसके बाद जो मेन 3 चैप्टर रहेंगे उसके जो सेशन भी रहेंगे थोड़े से लंबे रहेंगे, कि वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज अकाउंट एंड पार्टनरशिप, सारी चीज कराऊंगा। ओके, डोंट वरी। सो आज हम लोग पहले यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब इसमें एवरेज ड्यू डेट को अपने को कैलकुलेट कैसे करना है वो अपन डिस्कस करें। तो इसके कुछ स्टेप्स आप ख्याल रखिए, ये स्टेप को ख्याल रखिए, इसमें इसके ये स्टेप्स के ये आप फॉलो करेंगे और आपका एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट होगा। देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ अकाउंट का यूज नहीं है, कुछ डेबिट क्रेडिट मैं नहीं कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट एवरेज ड्यू डेट, उसके बारे में हम बात करें, उसको कैलकुलेट कैसे करें वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कहता है पहली स्टेप, टेक द अर्लीस्ट ड्यू डेट एज स्टार्टिंग डे और बेस डेट, और जीरो द डे फॉर कन्वीनियंस, एनी डेट व्हाटसोएवर मे आल्सो बी टेकन एज जीरो। अब एक चीज ख्याल रखना, जो आपके पास ड्यू डेट आई है, जो भी आपके पास बच्चों ड्यू डेट आई है, उसमें जो सबसे अर्लीस्ट वाली रहेंगी उसको बेस डेट मानना, उसको बस अभी बेस डेट बोलना। वैसे आप कोई भी डेट लो, अपना डेट ऑफ बर्थ भी ले लो तो वो भी बेस डेट लोगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आपकी ड्यू डेट आप लिखोगे उसमें जो भी आपकी सबसे अर्लीस्ट वाली रहेंगी उसको बेस डेट माना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने उसको क्या मान ली, बेस डेट। ठीक है, तो आपने उसको बच्चों यहाँ पे बेस डेट माने, आपने उसको क्या माने, बेस डेट माने। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ईच ड्यू डेट। अपने को नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, वो बेस डेट जो अपने सेलेक्ट करो। और वो बेस डेट कौन सी सेलेक्ट करोगे आप, वो बेस डेट आप सेलेक्ट करोगे जो आप, वो बेस डेट आप लोग सेलेक्ट कर लोगे जो सबसे अर्लीस्ट वाली ड्यू डेट रहेंगी उसको आप बेस डेट मानना। कैलकुलेशन आसान रहता है इसलिए कह रहा हूं। और उस बेस डेट से आप ड्यू डेट जो है उसको आपने काउंट करना। जो नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो कैलकुलेशन में बी मेड इन मंथ ऑल्सो, मंथ में दिया तो मंथ में, डेज में दिया तो डेज में काउंट करना। अब आपने सबसे स्टेप नंबर 1 बेस डेट लिए बच्चों, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ डेज लिए, बेस डेट से काउंट करे आपने कहाँ पे, ड्यू डेट तक। तो स्टेप सबसे पहले आपने ये देखे कि भाई उसकी बेस डेट कौन सी, स्टेप नंबर 1 आपकी कौन सी, बेस डेट। बेस डेट के बाद आपने नंबर ऑफ डेज काउंट करे बेस डेट से लेके आपने ड्यू डेट तक। उसके बाद आपने जो भी उसको अमाउंट है उस ट्रांजेक्शन की, उस अमाउंट को वो मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर ऑफ डेज आपने कैलकुलेट करे उसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी अमाउंट है उस ट्रांजेक्शन की। तो आपने जो बेस डेट काउंट करे ना, सॉरी नंबर ऑफ डेज जो काउंट करे बेस डेट से आपने ड्यू डेट तक, उन नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उस नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट जो ट्रांजेक्शन की, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट दी उससे मल्टीप्लाई करो। अब उसमें आपने अमाउंट वाला जो कॉलम है उसकी टोटल करना, एड अप द अमाउंट एंड द प्रोडक्ट। आपने अमाउंट वाला जो कॉलम है क्या करना, उसकी टोटल करना, और जो आपने अमाउंट वाला जो कॉलम था वो, और जो आपका प्रोडक्ट है, आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट क्या, जो आपने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट से उसकी जो टोटल करोगे दैट विल बी प्रोडक्ट। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम की टोटल करोगे और आपके अमाउंट वाले कॉलम की क्या करेंगे, टोटल करेंगे बच्चों। और आपका फिर ये फॉर्मूला आप देख लो यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप एवरेज ड्यू डेट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपकी जो बेस डेट ली उसमें आपने प्लस करना सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। तो जो आपने प्रोडक्ट वाले कॉलम की टोटल करे हो उसको डिवाइड कर देना अमाउंट वाले कॉलम की जो टोटल है उससे। तो जो भी आएगा दैट विल बी, अगर आपने यहाँ पे डेट जो दी है उसमें आपने जो जितने भी यहाँ पे आता है वो डेज में, अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ली तो ये भी डेज में आएगा। तो जितने भी यहाँ पर आया आपका उतने डेज आपने बेस डेट में ये नंबर ऑफ, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट करोगे
तो जो भी आएगा वो डेज रहेंगे, वो डेज मतलब अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिए तो या नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करें तो ये भी डेज में रहेगा। इन डेज को बेस डेट में ऐड कर देना, दैट विल बी एवरेज ड्यू डेट। इतना सिंपल है, स्टैंडर्ड 5th के चैप्टर है इतना इजी। मगर एक और चीज, कुछ छोटी छोटी चीज है, कभी पॉइंट में आता है तो 0.5 आया तो आपने आगे चले, 0.5 या उसके ऊपर आया तो अगली फिगर, फॉर एग्जाम्पल 50.5 आया तो टेक 51 डेज, अगर 50.49 तो टेक 50 डेज, तो उस तरीके डेज, ठीक है। और वो डेज इस तरीके से आपने बेस डेट में ऐड कर देना, दैट विल बी एवरेज ड्यू डेट। बहुत सिंपल है। तो एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों जून 22 के एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है। जून 22 में एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा। अब अपन आते अगले दिसंबर 21 के क्वेश्चन, ध्यान से आप सुनेंगे बच्चों। ओके, क्या कहते हैं हमसे, मिस्टर ग्रो एंड मिस्टर ग्रीन हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स, ठीक है। तो दो पार्टी है, एक मिस्टर ग्रो एंड मिस्टर ग्रीन हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग, दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पहले ही आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल है बेटा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज मैं हूं मिस्टर ग्रो और आप है मिस्टर ग्रीन, तो हम दोनों के एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन में, हम दोनों को एक दूसरे से पैसा लेना देना है। तो मैंने क्या, परचेज बाय ग्रोन फ्रॉम ग्रीन, मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, मैं ग्रो हूं, आप कौन है, ग्रीन। तो मैंने अगर आपसे गुड्स परचेज किया बेटा, मैंने अगर आपसे गुड्स परचेज किया तो मुझे आपको पैसा देना है। लेकिन अगर मैंने आपको गुड्स बेचा तो आपको मुझे पैसा देना है। तो अगर ऐसा कोई केस दे जिसमें एक कोई पैसा लेना देना दोनों करना है, तो अपन सम ऑफ प्रोडक्ट जो आपने देखी थे ना वहां पे, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड सम ऑफ अमाउंट लेते, उसमें नेट लेते। वो नेट कैसे लेते मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल, 5 मार्क्स फ्री के आपको। अब अपन देखते हैं यहाँ पे मिस्टर ग्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया परचेज दिया, और फिर मैंने आपसे परचेज भी और सेल्स भी दिया। नो यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट। अब इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको बेस डेट आपको लेना है सॉरी, बेस डेट, आई एम सॉरी, ओके जस्ट ओके। सो बेस डेट उसने अपने क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कि बेस डेट, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में उसने कहा कि बेस डेट आपकी कौन सी है, जनवरी 21। तो जनवरी 21 बेस डेट उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोल दिया कि जनवरी, आई सॉरी 6th ऑफ जनवरी 21 स्पेसिफिकली क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि 6th ऑफ जनवरी आपकी क्या रहेगी, बेस डेट रहेगी। तो हमको वही मानना पड़ेगा। वैसे आप अर्लीस्ट वाली पे यहाँ पे देखो तो मेरे को 6th ऑफ जनवरी अर्लीस्ट देखिए, 2nd फेब है, 31 मार्च है, 6th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ मार्च है, 20th ऑफ मार्च है, अर्लीस्ट वाली 6th ऑफ जनवरी है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप बेस डेट लो, तो बेस डेट तो अपने को पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। अब अपने को नंबर ऑफ डेज काउंट करना है बेस डेट से लेकर आपको कब तक, बेस डेट से लेकर आपको यहाँ पे ये आ रहा आपका बेस डेट से लेके आपको जो ट्रांजैक्शन वाली डेट है ना यहाँ तक, ये ड्यू डेट। अब यहाँ पे क्रेडिट पीरियड नहीं दिया उसने, अगर क्रेडिट पीरियड देता तो ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ता। अब क्रेडिट पीरियड नहीं दिया तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही आपकी ड्यू डेट कहलाएंगी, जो ट्रांजैक्शन डेट है वही आपकी ड्यू डेट रहेंगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डेज काउंट करते देखेंगे अब यहाँ पे, तो टेकिंग 6th ऑफ जनवरी 2021 एज बेस डेट। अब वो क्या कह रहा है आप यहाँ से कि पहला जो मैंने यहाँ पे देखा कि फॉर ग्रोज, अब मैंने आपसे परचेज किया तो मुझे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मैंने आपसे, मैं ग्रो हूं और आप ग्रीन हो, मैंने आपसे परचेज किया तो मुझे आपको पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ पे देखे कि पहले बेस डेट आपकी 6th ऑफ जनवरी, तो पहला जो ट्रांजेक्शन है आपका 60,000 रुपीज का, तो मैंने कहा 6th ऑफ जनवरी को 60,000। अब बेस डेट से ड्यू डेट, अब यहाँ पे ड्यू डेट जो है ना वो आपकी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, यहाँ पे ड्यू डेट जो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट है, क्योंकि क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। तो ये हो गया आपका 0, मतलब बेस डेट आपकी 6th ऑफ जनवरी और ये भी है 6th ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे आपको 6th ऑफ जनवरी से ये डे तक काउंट करना है। तो ये भी 6th ऑफ जनवरी बच्चों, ये भी 6th ऑफ जनवरी, तो 0 डेज, तो यहाँ पे 0 ली हमने। अब यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो आपका 2nd ऑफ फरवरी 21 को, 2nd ऑफ फरवरी 21 को, तो ये कितना 28,000, ये 28,000। अब काउंट करना है तो डेज कैसे काउंट कर देंगे, 6th ऑफ जनवरी, बड़ा आसान है। जनवरी में कितने मंथ होते हैं बेटा, जनवरी में होते 30, सॉरी मंथ कह रहा हूँ, जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते 31 डेज। जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों, 31 डेज। तो 31 माइनस अगर मैं करूं आपका 6th ऑफ जैन, आपने कब, ये 6th ऑफ जैन है, 6th ऑफ जैन, तो बड़ा सिंपल होता है। 31 माइनस 6 कितना आ रहा है, 25। तो पहले तो यहाँ 25 डेज जनवरी मंथ के, 25 डेज कैसे निकालना, कभी भी पहला मंथ, उस मंथ में कितने डेज होते, पहले ये देखना, तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते, 31 डेज।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे 31 डेज ले लिया, माइनस करा, ये कौन सी तारीख है, 6 तारीख, बेस डेट 6, माइनस 6 करो तो 25 आ गया, ये हो गया जैन मंथ का। फेब मंथ में जाते हो, फेब्रवरी कौन सा बोला, 2 फेब है, तो +2, तो कितना हो गया 25 + 2 27 आ गया। अब 31 मार्च है, तो जनवरी मंथ के वही 25, 31 - 6, मतलब आपको जनवरी मंथ के डेज काउंट करना है, तो आपने 6 जैन आपका बेस डेट, उसके बाद से काउंट करना है। तो आसान करने के लिए कैसे करना है, जो भी मंथ जब स्टार्टिंग रहता है तो 31 डेज उस मंथ लेना, उस मंथ में कितने डेज है वो लेना, और जो भी बेस डेट है उसको माइनस कर देना। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आपको बताया था मैंने। तो 25 डेज आपके आ जाते, 31 - 6 25। अब फेब्रुवरी मंथ का आपका ईयर दिया 21 है, तो 28 डेज, ये 2021 है, 28 डेज लेते, लीप ईयर नहीं है, 28 डेज फेब्रुवरी में, और उसके बाद मार्च में 31, तो काउंट करते तो 25 + 28 + 31, ये आता है 84, तो ये आ गया आपके 84। अब मैंने क्या किया बच्चों, उसी तरह अब यहाँ पे ये एक चीज हो गई, ये यहाँ पे मुझे ये पेमेंट करना, मैंने आपसे परचेज किया था, ये मुझे पेमेंट करना था, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ, लेकिन पहले ये भी कहता हूँ कि मैंने आपको बेचा तो मुझे आपसे पैसा लेना है, मैंने आपको बेचा हूं तो मैंने आपको बेचा तो मुझे आपसे पैसा लेना है। अब यहाँ पे मैंने कब बेचा, मैंने आपको वही 6 जनवरी को बेचा मैंने 66,000 का, 9 मार्च 21 को बेचा 24,000 का, और 20 मार्च को मैंने बेचा कितने का, 5,000 रुपए का मैंने आपको सेल किया। अब इस चीज को समझना आपने, तो जब मैंने आपको यहाँ पे बेचा है यहाँ पे, तो क्या चीज हुई बच्चों कि 6 जनवरी बेस डेट हमारी 6 जनवरी, 6 जनवरी हमारी बेस डेट है बेटा, तो कितने का हुए 66,000 रुपीज का, 60 थे, तो बेस डेट से काउंट करो अगर आप कौन से ड्यू डेट पे, तो कितने दिन है, 0 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट भी 6 जनवरी और बेस डेट भी 6 जनवरी। लेकिन 6 जनवरी से 9 मार्च काउंट करता हूँ, तो मैंने कहा कि आप 9 मार्च, तो मैंने कहा यहाँ पे जनवरी मंथ के कितने डेज, 25 डेज, फेब्रवरी के 28 और मार्च के 9 दिन लिखा, 9 मार्च, तो 25 + 28 + 9 दैट्स कम 62, तो ये आ गया क्या, 62 आपके नंबर ऑफ डेज आ गया बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 20 मार्च अगर है, तो ये आपके 20 अगर मार्च है तो 25 डेज जनवरी के, फेब्रवरी के आपके 28 डेज, फेब्रवरी के मार्च के आपके 20 डेज, तो 25 + 28 + 20 ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 73 डेज, ये कितना होता है 73 डेज, यहाँ पे ये 73। अब आपने देखे कि नंबर ऑफ डेज काउंट करें, तो सबसे पहली स्टेप कि हमने बेस डेट ली, दूसरी स्टेप नंबर ऑफ डेज काउंट करें बेस डेट से ड्यू डेट, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डेट थी वही आपकी ड्यू डेट भी, क्योंकि क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें बच्चों हमने, अब अपनी तीसरी स्टेप, ये नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया आपका 0, उसके बाद 28,000 मल्टीप्लाई बाय 27, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 27 वो आता है आपका 7,56,000। उसके बाद बच्चों 20,000 मल्टीप्लाई 20,000, ये देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 84, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 84 करो तो वो आता है आपका 16,80,000। ये टोटल अमाउंट एक है कि जो मैंने आपसे परचेज किया तो मुझे आपको देना है, अब मैंने आपको कुछ बेचा तो मुझे आपसे कुछ लेना भी, तो ये 66,000 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0, अभी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 62, सो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 62 वो आता है आपका 14,88,000। उसके बाद ये आपका 5,000, ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 73, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 73 करूँ तो वो आता है बच्चों 3,65,000। तो यहाँ पे अब आपको रिसीवेबल भी पेएबल भी, मैंने परचेज किया तो मुझे पे करना है, लेकिन मैंने आपको कुछ बेचा हूं तो मुझे आपसे खरीदना है भी, तो अपन नेट लेते, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि बेस डेट कैसे काउंट करो, एवरेज ड्यू डेट कैसे काउंट करूंगा मैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस यहाँ पे नेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नेट ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट बच्चों मैंने वहां पे कौन सी ली अपन ने, बेस डेट अपन ले ली 6 जनवरी 2021 प्लस नेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप यहाँ पे देखो 24,36,000, 18,53,000, तो 24,36,000 मुझे आपको देना, आपसे लेना है 18,53,000, तो नेट आप जो अमाउंट आएगा उतना मुझे आपको देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेट ऑफ अमाउंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो वो आप देखेंगे इतना, ये अमाउंट 1,08,000 और ये 95,000,
ये तो प्रोडक्ट का था, सॉरी न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर है कि मुझे 1,08,000 रुपए देना है और 95,000 रुपीज लेना, तो जो नेट आएगा वो एक्चुअली मुझे आपसे लेना है। लेकिन हम बेस डेट की सॉरी नेट जो आएगा मुझे आपको देना रहेगा क्योंकि पेबल ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग बेस डेट निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर अपने नेट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल पेबल दोनों है, इसलिए अपने नेट लिए। तो ये मैंने लिखा 6 जनवरी 2021 और इसको आप काउंट करो, 24,36,000 माइनस 18,53,000, 5,83,000। ये आ रहा है आपका 44.84, तो ये आपका आ जाएगा 44.84 मतलब 45 डेज। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, 45 डेज ये आ गया तो अब आपने इसमें काउंट करना अपने को 45 डेज। तो मैंने कहा कि 6 जनवरी 2021 इसमें हमें को 45 डेज ऐड करना है बेटे। तो जनवरी मंथ के कितने डेज आ जाएंगे आपके, आप 31 माइनस 6 कर दो तो आपके जनवरी मंथ के 25 डेज, प्लस फेब्रवरी मंथ के कितने दिन आएंगे आपके, क्योंकि 25 तो ये हो गया बेटा, तो फेब्रवरी के कितने, सिर्फ 20 दिन, तो ये हो जाएंगे ना 45। तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ गया 20 2021। तो आप देखो यहाँ पे आंसर जो आपको दिखेगा बच्चों, ये रहा 20 फरवरी 2021 और ये मेरा आंसर है 20 फरवरी 2021। सो सिंपल। ओके, तो एग्जामिनेशन में आ जाए तो 5 नंबर फ्री के आपके, अभी आगे के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते, और 5 नंबर आपके एग्जामिनेशन में फ्री के। इसको मतलब आप कुछ नहीं, अगर ये आप रिवीजन में को लगता है 1 घंटा भी नहीं लगेंगे इसको रिवाइज करने में, 1 आवर भी नहीं, उसके पहले बहुत हो जाएगा। मगर आपको एग्जामिनेशन में अगर किसी ने पहले चैप्टर नहीं भी पढ़ा और ये लेक्चर देख ले तो आसानी से एवरेज ड्यूटी का क्वेश्चन वो कर लेगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कब पूछा गया, वो पूछा गया हम लोगों को जुलाई 21 का क्वेश्चन है, जुलाई 21 का क्वेश्चन है। ओके, देखो एग्जामिनेशन करीब आ रही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ना आपने भी ये चीज आपको समझना है कि प्रेशर को ना हैंडल करने की आदत आपको डेवलप करना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आप जिस प्रेशर से जा रहे हो, हर कोई जाता है जो सीए के एग्जाम देता है, और उस प्रेशर से मैं भी गया लाइफ में, जो सीए बना वो भी गया, तो मैं आपकी परेशानी समझता कि भाई प्रेशर आता है, एग्जाम आ रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है, लेकिन उस चीज को आपको, स्ट्रेस को हैंडल करना आपको आना पड़ेगा बेटा। अगर आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे तो आप में जो जो परफॉर्म कर सकते हो वो भी नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो आप एक डिसिप्लिन रखो, रिवाइज बराबर करते रहो चीजों को, और ऐसा नहीं सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ रहे, सारे सब्जेक्ट्स आप जो चारों के चारों पेपर को इक्वल देना। कई बार बच्चे ऐसा होता है, कई बार बच्चे ऐसा होता है कि 70 70 80 80 अकाउंट्स में आते हैं और कुछ दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। कल ही मेरे को बच्चे का मैसेज आया, वो तो पास हो गया सी इंटरमीडिएट में, उसने मेरे को बताया कि सर मैंने आपके पहले लेक्चर देखा नहीं था, तो उसने जैसे भी पढ़ा होगा उसको, इसके पहले अटेम्प्ट में उसको 31 मार्क्स आए थे, 30 या 31 उसने मेरे को बोला था, 30 या 31 थे, 31 मार्क्स आए थे। फिर उसने कहा कि सर आपके लेक्चर्स मेरे को यूट्यूब पे बाद में पता चला, फिर मैंने आपके लेक्चर्स देखना शुरू किया था, और लेक्चर देखना जब शुरू किया तो उस वो लेक्चर्स को पूरे देखा मैंने, और यू वोंट बिलीव के पहले अटेम्प्ट में 31 थे, और आपके लेक्चर्स देखे बाद उसको 81 अकाउंट्स में है, 31 to 81, 50 मार्क्स बढ़ गए। सो उसने, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो चीज, आप भी कर सकते हो। वो जो है ना 111 लेक्चर, उसको अगर आप एक कमिंग अटेम्प्ट में आ रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। वहां पर उसके बाद अलग है कि अभी जो रेगुलर बैच, एक लाइव बैच में ले रहा हूँ फाउंडेशन की, दैट इज फॉर May 23 के लिए बैच चल रही, तो वो बुक में बहुत सी चीजें का एडिशन हुआ है, बहुत सी कुछ और चीजें भी एडिशन है उसमें, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन है, बहुत सी चीजें टेस्ट लेते, बहुत सी चीजें लाइव क्लास रहती है, तो इंटरेक्शन भी होता है, कुछ डाउट रहा है बच्चों को। लेकिन अगर आप अभी नवंबर 22 में अगर अपियर हो रहे, दैट इज मोर देन इनफ, वो लेक्चर मोर देन इनफ, जो 111 लेक्चर आप यू कैन इसको, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये कि अपन ने ना प्रेशर, बहुत बुरी आदत होती है, बुरी मतलब आप, बुरी तो नहीं बोलना चाहिए मैंने आपको, वो नेचुरली आ जाती है कि प्रेशर लेते कुछ, मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते बहुत ज्यादा टेंशन लेते। टेंशन लेना नहीं, अभी क्या कर लोगे टेंशन करके, डिसिप्लिन लाइफ में रखो कि रोज जो अभी आप रिवाइज प्रॉपर करो, और अब जितना अपने आप को रिलैक्स में, आई मीन मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आराम कर रहे बढ़िया, अपन सो रहे 12 घंटे सो रहे आराम से, है ना, नेटफ्लिक्स देख रहे, वैसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन रखो, और अभी लोगों से ज्यादा बात मत करो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है टेलीग्राम इंस्टाग्राम ये सबसे दूर रहो आप लोग, वो बहुत डेंजरस चीज है, वो बहुत डेंजरस चीज है, उनसे दूर रहो, ठीक है। उसमें और ज्यादा लोगों से बात भी मत करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर हॉस्टल में रहते हो तो अपने पढ़ाई पे आप फोकस रहे, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, घर पे अभी हो,
तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मगर अगर हॉस्टल में भी है तो मैं भी अपनी 2 मिनट बस कहता हूँ, मेरी भी लाइफ बहुत बाहर बहुत रही है। तो हॉस्टल लाइफ रही तो हॉस्टल में ये अच्छा था कि सीए फ्रेंड रहे तो बहुत अच्छा साथ में पढ़ाई की हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना। क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। कैसा होता है कि कभी आप किसी से हॉस्टल में बहुत होता है, हॉस्टल लाइफ मेरी बहुत रही तो मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा। तो क्योंकि हॉस्टल में कहता था कि जब अपन किसी से बात करते तो ये नॉर्मल लड़कों में ये चीज़ होती है कि इसकी मजाक उड़ाए उसकी मजाक होता है, नॉर्मल होता है, इसमें किसी बुरे मानने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अभी कोई अपने को ऐसा कुछ कह दे तो अपने को बहुत बुरा लग जाता है। कोई कोई सेंसिटिव होते हैं कोई बच्चे, तो उनको एकदम से बुरा लग जाता है। तो अगर आप हॉस्टल में हो या आपके कोई दोस्त से बहुत बात करो, मस्ती मजाक करो, किसी ने कुछ ऐसे मजाक में बोल दिया तो हमको बुरा लग जाता है। और वो जो बुरा लग जाता है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि वो 2 दिन तक फिर कई कई लोग ऐसे कि सोचते रहते यार उसने मेरे को बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, मेरे को बुरा लग गया। और कुछ कुछ ऐसे भी होते कि उसने मेरे को बोला तो फिर वो सोचते कि अब इसको रिप्लाई कैसे दूं कि उसको भी बुरा लगाता हूं मैं, खेल खेलते अब उसने मेरे को बुरा लगा, उसने मुझे कहा तो मैं भी कुछ ऐसा बोलता उसको बुरा लगे। तो अपना जो फोकस होता है वो पढ़ाई को छोड़ के अपन कोई और चीज पे अपना फोकस चले जाता है। तो इसलिए उन चीजों से दूर रहना, कम बात करना, एकदम कम बात। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो अभी अपना, और आप जाके ड्रॉज में उसको रख दो, अंदर लॉक लगा के रख दो, मम्मी के पास दे दो। अब अगर मम्मी के पास कैसे दे दे, पापा के पास दे दो, ठीक है भाई, उनके पास और कैसे दे दे, अच्छा मत दो, लेकिन उसको कहीं रख दो, उसको रख दो मोबाइल को, और उसको मत देखो। और सिर्फ आप फोकस किस पे करो बच्चे, सिर्फ पढ़ाई पे करो। कम बात करो लोगों से भी, जब तक एग्जाम नहीं, कम बात करें। जिनसे बहुत क्लोज हो, कभी ऐसा बहुत ही डाउन फील हुआ तो मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो, या आपके सिबलिंग्स है उनसे बात कर लो। कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उसको एक हाथ बार कॉल लगा ली। लेकिन आप अभी लोगों से दूर रहो, कम बात करो, और किस पे, अपना पढ़ाई पे फोकस रहो। क्योंकि एक दोस्त ऐसे भी रहते, कुछ दोस्त अब उसको घबराहट हो रही, वो नहीं पढ़ रहा, तो क्या बोलता अपने को, अरे रे रे नहीं होने वाला मेरे से, मैं तो मेरे से नहीं हो रहा। अब क्या होता है कि अपन पहले ही डरे हुए रहते हैं यार, इतने अपन इतने में, अगर अपने को कोई एक बोल दे कि एक और अपना फ्रेंड बोल दे यार नहीं 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 पढ़ाई हो रही तो मैं नहीं देता एग्जाम, ये तो ऐसे टाइम पास है, तो अपन जब उसकी बात सुन लेते हैं ना, तो अपने को लगता है यार वो तो नहीं दे रहा है, या उसकी तो पढ़ाई नहीं हुई, तो अपने को ऐसा लगता है कि चलो वो एक सही तो अपन भी सही ना, उससे भी तो नहीं हो रहा। तो अपन अपने आप को जस्टिफाई करते हैं चीज को कि उससे नहीं हो रहा तो अपने से भी नहीं होगा, ये गलत बात है। उससे नहीं हो रहा या वो नहीं पढ़ रहा तो अपन भी नहीं पढ़ते, अपन अपने आप को जस्टिफाई करते, जो कि बहुत गलत बात है। तो कम बात करें, वो तो ऐसी बात है ना, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, तो वो सनम से दूर रहो। अभी अभी सिर्फ क्या करो, अभी अपन सिर्फ किस पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसके अलावा अपने को और कुछ नहीं समझता। और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ और ही बोलने लग गया। अब आते हैं अपन, चलो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, जो जुलाई 21 का क्वेश्चन, वो कहता है रमेश लेंट रुपीज 1,50,000 टू दीपक। सपोज मैं रमेश हूं, आप दीपक हो, मैंने आपको 1,50,000 रुपए दिया ऑन 1 जनवरी 2016 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मैंने आपको 1,50,000 रुपए कब दिया बच्चों, 1,50,000, अरे भाई 1,50,000 रुपए कब दिया आपको मैंने, 1 जनवरी 2016 को 12% इंटरेस्ट पे। द लोन इज रीपेबल, आप मुझे वापस कब करोगे, 10,000 रुपए 1 जनवरी 2017 को, फिर 20,000 रुपए 1 जनवरी 2018 को, 30,000 रुपए 1 जनवरी 2019 को, 40,000 रुपए 1 जनवरी 2020 को, और 50,000 रुपए 1 जनवरी 2021 को। इस तरीके से आप इसकी टोटल करोगे तो 1,50,000 आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये आया बच्चों 1,50,000 रुपए। ये आया, ये 1,50,000 रुपए कब आया बेटा, ये 1,50,000 टोटल जो मैंने आपको दी, इस तरीके से आप मेरे को रीपे करोगे। अब मैंने कहा भाई आप बार बार रीपे आप करते हो, वो कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबो इंस्टॉलमेंट बाय सिंगल पेमेंट एंड कंप्यूटर इंटरेस्ट। मैंने कहा मैं इंटरेस्ट तो तुमसे लूंगा, जो भाई मैंने आपको लोन दिया तो उस पर ब्याज बोला है 12% मैं आपसे लूंगा, मगर बार बार आप अलग अलग तारीख पे, कभी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, हमको एक ऐसी डेट तय करते कि उस तारीख को आप 1,50,000 रुपए मुझे ला देना, 1,50,000 रुपए पूरे दे देना। और क्या करेंगे, वो ऐसे 1,50,000 रुपए आप मुझे दोगे तो इसमें जितना नॉर्मली इंटरेस्ट आपको मुझे देना मुझे उतना ही मिलेगा। मैंने आपको लोन दिया तो ऑब्वियसली मैं आपसे इंटरेस्ट, सॉरी मैंने आपको लोन दिया, पैसा दिया उधारी, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लेने ही वाला, 12% क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन क्यों ना एक ऐसी तारीख हम तय करते हैं कि उस तारीख पे आप मुझे पूरा अमाउंट दे देना 1,50,000, अलग अलग अमाउंट ना करते हुए एक तारीख तय करते कि एक अमाउंट दे देना 1,50,000, और जितना इंटरेस्ट इस प्रोसेस में नॉर्मली आने वाला था उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो जितना आपको देने था आप उतना ही दोगे इंटरेस्ट, और जितना मुझे मिलने वाला उतना ही मिलेगा। मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बताऊँ। तो पहले मैं नॉर्मल वो डेट कैलकुलेट करते, एवरेज ड्यू डेट।
तो सबसे पहले जैसे यहाँ क्वेश्चन पे यहाँ पे ड्यू डेट, अब उसने यहाँ पे 1 जनवरी 2017 को आप मेरे को 1 जनवरी 2017 को आप पहला 10,000 दे रहे हो, फिर आप 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 21, ये तारीख को आप मेरे को पैसा दे रहे हो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब मैंने बेस डेट मान लिया, किसको आपने बेस डेट माने कि जिस तारीख को मैंने आपको लोन, तो वो आपने नंबर ऑफ मंथ्स वहां से अगर आप काउंट करते हो तो कितने होते हैं आपको देखो, तो 1 जनवरी अब मंथ में दिया है तो अपन मंथ में इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी 2017 से ईयर के शुरुआत में तो मंथ लेना आसान है, और आप 5 साल है वो डेज काउंट करोगे तो बहुत हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 1 जनवरी 2016 से आपने यहाँ पे काउंट करे बेटा, तो ये आ गया आपसे 2016 से आपका, आपने 1 जनवरी 2016 से काउंट करो, तो 1 जनवरी 2017 को आप दे रहे हो पहला, तो वो 12 महीने हो गए, फिर 1 जनवरी 2018 को तो 24 महीने हो गए, 1 जनवरी 2019 को करे तो 36 महीने वहां से, फिर 1 जनवरी 2020 को 48 डेज, 1 जनवरी 2021 को कितने 60 दिन, तो नंबर ऑफ डेज आपने काउंट कर लिए बेटा। अब आपने अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज करो तो 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना हो गया बच्चों 1,20,000, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 24, ये कितना हो जाएगा 4,80,000, फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 36, दैट्स कम 10,80,000, फिर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 48, दैट्स कम 19,20,000, और 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 60, दैट्स कम 19,20,000 दैट्स कम 30 लाख। ओके, तो ये टोटल आपकी प्रोडक्ट की ये टोटल होगी अमाउंट की, तो ये टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल अमाउंट। अब मैं एवरेज ड्यू डेट निकाल रहा हूं, सो एवरेज ड्यू डेट पे देखेंगे, बेस डेट आपकी 1 जनवरी 2016, और उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने यहाँ पर, और यहाँ पे उसने अमाउंट प्रोडक्ट का अमाउंट ये आपका 66 लाख, और ये अमाउंट की टोटल आपकी 1,50,000, तो 66 लाख डिवाइडेड बाय 66 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 कर दो, आ रहा है 44 मंथ में, क्यों, क्योंकि ऊपर आपने नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे दिए, तो ये मंथ में आ रहा है 44, तो 1 जनवरी 2016 में आप 44 मंथ्स काउंट करो, तो आपके 2016 के 12 दिन, 2017 के 2016 के 12 महीने, 2017 के 12 महीने, 2018 के 12 महीने, कितने हो गए 36, और 8 महीने जोड़ लो उसमें, एक फरवरी, 1 मार्च, 1 सितंबर आपका आ जा रहा है 8 महीने वहां पे, तो टोटल 44 मंथ्स काउंट करोगे, तो दैट विल कम 1 सितंबर 2019। तो ये वो तारीख है जिस तारीख को अगर आप मुझे 1,50,000 रुपए, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट भी करें, देखो आप यहाँ पे, तो 1,50,000 रुपए में कितने परसेंट, 12% इंटरेस्ट। अब इसको समझ नहीं 44/12 क्यों लिए बेटा, तो 1,50,000 रुपए पे ये 12%, तो ये 12% जो भी आता है, तो 1,50,000 का 12%, ये कितना आता है बेटा 18,000 रुपये आ रहा है। ये 18,000 रुपये ये एक साल का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा 12% पर आनम है, पर आनम है, तो अगर ये 18,000 एक साल का डिवाइड बाय 12 मंथ के, एक साल का, तो 44 मंथ का कितना, 18,000 अगर 12 महीने का, तो 44 मंथ्स का कितना, तो वो आता है आपका 66,000। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा कि मैंने आपको पैसा दिया हूं उधारी में, आपसे फिर वो अलग अलग डेट पे जो ले रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिए, तो मैंने बोला कि भाई साहब मेरे को आप 1 सितंबर को दे दो वापस पैसा, और 66,000 रुपीज पूरा पैसा 1,50,000 मेरे को दे दो आप 1 सितंबर 2019 को, 66,000 क्या करेंगे आप मेरे को, आप मुझे इस पर इंटरेस्ट दे दो। अब बोलेंगे सर ये कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो अपन एवरेज यूटिलिटी निकाले, अब हमको क्रॉस चेक करके बताता हूँ। अगर देखो सपोज आप 1 जनवरी 2017 को पहले 10,000 रुपए, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट लिखी ना बच्चे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, अभी खेल समझना, तो आप जब मेरे को पहला अगर मैं बोले पहले साल बोलूं, क्योंकि मैंने आपको दिया कब पैसे 1 जनवरी 2016 को दिया, तो पूरा 2016 तो पूरा आउटस्टैंडिंग रहा 1,50,000, मैंने 1,50,000 आपको पहले दिया, आप रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, आप रीपेमेंट मेरे को किस में करो, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। सो मैं आपसे कहता हूँ बच्चे कि मैंने कहा कि हमने एक डेट निकाला, अपन क्रॉस चेक करते कि 1 सितंबर 2019 ये अपन ने डेट निकाले कि इस तारीख को आप 1,50,000 दो विद इंटरेस्ट 66,000। अब मैंने बोला ये 66 इंटरेस्ट का मैं आपको क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि नॉर्मल भी अगर आप मेरे को देते तो 66 ही आता, देखो कैसे। तो 2016 1 जनवरी 2016 को मैंने आपको 1,50,000 दिया, आपने रीपेमेंट जो पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की करे वो 1 जनवरी 2017 को करे, 1 जनवरी 2017 को करे आपने, ठीक है। तो 2016 पूरा आउटस्टैंडिंग कितना रहा मेरा 1,00,000, 2016 पूरा आउटस्टैंडिंग कितना रहा 1,50,000 रुपए, तो उस पे 12% 2016 में,
फिर 2017 की शुरुआत में आपने मेरे को कितना दे दी, 2017 की शुरुआत में आपने मेरे को 10,000 दे दिए। तो 2017 कितना आउटस्टैंडिंग रहा, 1,40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा। अच्छा, फिर उसके बाद 2018 की शुरुआत में आपने मेरे को 20,000 दिए, देखो स्क्रीन पे 20,000 दिए बेटा। तो 2018 में अगर आपने 1,40 में तो फिर 20 दे दिए आपने, तो बचे कितने, 1,20,000 आउटस्टैंडिंग रहा। कितना रहा यहाँ पे, 1,20,000 आउटस्टैंडिंग रहा पूरे साल 12%, ठीक है 2018 में। तो ये 2016 में आउटस्टैंडिंग रहा इतना, 2017 में इतना, 2018 में इतना आउटस्टैंडिंग रहा। 2019 आया, फिर आपने यहाँ पे 2019 के आपने फिर यहाँ पे मेरे को 30,000 रुपए दे दिए, तो 1,20 में से 30 मिल गए। तो 2019 में आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 90,000 रुपए, 12%, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा 2020 आया, 2020 की शुरुआत में आपने मुझको कितना दे दिए, 40,000 रुपए दे दिए। तो कितना आउटस्टैंडिंग रहा, 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि 90 में से 40 दे तो 50। अब 2021 की शुरुआत में आपने 50 दी, तो 2021 में जीरो आउटस्टैंडिंग है। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर हाथ में लो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आया 18,000 रुपये। फिर 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आया आपका 16,800। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आया आपका 14,400। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आया आपका 10,800। और ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आया आपका 6,000 रुपीज़। इसकी टोटल करो, 18 प्लस 16 800 प्लस 14 400 प्लस 10 800 प्लस 6,000, इसकी टोटल आती है 66,000। ये फिगर आपको पहचानी पहचानी सी लग रही बच्चों, ये देखो यहाँ पर भी 66,000 है और यहाँ पर भी 66 है। तो अपन एक ऐसी डेट निकाले 1 सितंबर एवरेज ड्यू डेट, जिसमें ना आपका नुकसान ना, मैं जितना इंटरेस्ट आपको देना उतना मुझको देना ही है। लेकिन मैंने कहा भाई क्या बार बार रीपेमेंट करते हो, तो एक साथ ही कर देना मेरे को 1 सितंबर को और 66,000 रुपीज दे देना। तो वैसे ही अगर आप ऐसे नॉर्मली यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट का कोई नुकसान हो रहा है कि यहाँ पे 66,000 अगर नॉर्मली भी आप मेरे को रीपे करते तो आप मुझे कितना इंटरेस्ट देते, 66,000 आप मुझे वो इंटरेस्ट देते। समझ में आई चीज आपको? ओके, इतना सबको समझ में आया बेटा? ओके, ये अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जनवरी 21 में है, ओके जनवरी 21 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Now Mahesh had the following bills receivable and bills payable against Rajesh. Calculate the average due date when the payment can be received or made it without any loss of interest. अब वो बोल रहा है कि ऐसी कोई डेट बताओ विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एवरेज ड्यू डेट की बात करें। अब इंटरेस्टिंग वे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस है, ये आपको डेट दी बेटे, टेन्यूअर दी है, तो अपने को मैच्योरिटी डेट जो आप ड्यू डेट निकालोगे उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस अपन ऐड करते जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आप कि यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे कि यहाँ पे अपन बेस डेट लेते, पहले अपन ड्यू डेट तो निकाल ले यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले उसने आपसे क्या कहा कि पहले यहाँ पे उसने कहा कि 12 जून 20 बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 5, उसको ठीक है अमाउंट बाद में देखते। ये आपका 3 मंथ्स तो आपका 3 मंथ्स है, तो 12 जून, तो 12 जून है, तो 12 जुलाई, 12 अगस्त और 12 सितंबर और 3 डेज उसमें ऐड कर देंगे, तो 3 डेज ऑफ ऐड करेंगे 12 सितंबर, तो 15 सितंबर। तो आपने देखो ये बिल की डेट है, मैं यहीं से चलो कैलकुलेट करता हूँ। ये बिल की डेट है 12 जून, 3 मंथ ऐड करूंगे उसमें, तो 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 3 डेज ऐड कर दूंगे 15 सितंबर। फिर 10 जुलाई दिया बेटा यहाँ पे, 1 मंथ, तो 10 अगस्त और 3 डेज 15 अगस्त। फिर 15 जुलाई 3 मंथ, तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 3 डेज 18 अक्टूबर। अब 12 जून, अब 2 मंथ्स के दिए, तो 12 जून, 12 जुलाई, 12 जुलाई एंड 12 अगस्त एंड 3 डेज 15 अगस्त, एक दिन पहले ले लेना आपने, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे 14 अगस्त। अब 28 जून 2 मंथ, तो 28 जुलाई, 28 अगस्त और 3 डेज 29, 30, 31 अब ये ड्यू डेट है, इसमें सबसे कम वाली आप देखो तो ये आपको दिखती है 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को अपन ने क्या ले ली बेटा, बेस डेट 13 अगस्त। अब 13 अगस्त से अपने को काउंट करना है ड्यू डेट तक, तो ये 33 कैसा है इसको ध्यान से सुनेंगे। तो आपके यहाँ पे ये आपका 13 अगस्त 2020 से काउंट करना है, 15 सितंबर तक जाना है यहाँ पे। तो अगस्त के कितने दिन, 31 माइनस 13, 31 डेज होते, और ये कितने दिन है 13 आपकी बेस डेट है।
तो 31 माइनस 13 करो आता है 18 डेज। तो अगस्त के ये अगस्त के आपके 18 डेज और उसके सितंबर के 15। तो 18 प्लस 17 कितना, 18 प्लस 15 कितना और आपका 33, ये 33 डेज आ गए। अब ये आपका 13 ऑफ अगस्त ये बेस डेट है और ड्यू डेट भी वही, इसीलिए ये 0 आ गया। अब ये 18 ऑफ अक्टूबर है, तो आपके अगस्त के कितने दिन थे, 31 माइनस 13, अगस्त के थे आपके 18 डेज, सितंबर के थे अगस्त सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 18 डेज। तो 18 प्लस 30 प्लस 18 कितना हुआ आपके 66 डेज। उसके बाद 14 ऑफ अगस्त है आपका और ये 13 ऑफ अगस्त, तो ये आपका 13 ऑफ अगस्त से 14 ऑफ अगस्त सिर्फ 1 डे होता है। अब यहाँ पे 13 ऑफ अगस्त, ये 31 ऑफ अगस्त, तो 31 माइनस 13 करो दैट्स कम 18 डेज। तो आपने नंबर ऑफ डेज ले लिए। तो ड्यू डे, ये आप नंबर ऑफ डेज, ये अमाउंट कहाँ का अमाउंट, अच्छा अमाउंट अभी लिखे अपन, ये अमाउंट दी हुई ना 5, 6200, 3500, ये अमाउंट थी बच्चे। तो ये अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई कर दो डेज को, तो ये आपने डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करे 5000 दैट्स कम 1,65,000। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 6200 0, 66 मल्टीप्लाई बाय 2,31 3,500 दैट्स कम 2,31,000, 1 मल्टीप्लाई बाय 1,500 1,500, 18 मल्टीप्लाई बाय 2,500 दैट्स कम 45,000। तो ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया अमाउंट। अब मगर ख्याल रखना है यहाँ पे, जैसे वहां पे दो था ना बेचे और खरीदे, यहाँ पे वैसे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों है बेटे। तो अब यहाँ पे बिल्स पेबल में अगर आप देखते हो तो ये 3 तारीख दी है, 25 मई, 7 जून, 10 जुलाई। तो यहाँ पे कहाँ गया भाई, 27 में, सॉरी 27 में, 7 जून और 10 जुलाई। ओके, अब यहाँ पे 3 मंथ है, तो 27 मई में 3 मंथ ऐड करो, 27 ऑफ जून, 27 ऑफ जुलाई, 27 ऑफ अगस्त और 3 दिन 30 ऑफ अगस्त। 7 जून में आप 3 मंथ ऐड करो, 7 जून, तो 7 फिर उसके बाद 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 सितंबर और ये 3 डेज। इसने 11 ऑफ सितंबर कुछ कहा है कि कोई हॉलीडे वॉलीडे बोला है कि उसने 15, ये तो हाँ देखो यहाँ पे, अच्छा ये एक दिन और था 28, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वैसे लिया ना उसको 28, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 10 ऑफ सितंबर हॉलीडे उसने कहा और कौन सा हॉलीडे, सडन हॉलीडे डिक्लेयर करेगा, तो आगे वाला दिन लेना है। अब इस केस में आप देखो यहाँ पर वो बात हुई, यहाँ पर वाली बात हुई, देखो आप ये 7 ऑफ जून है, अब काउंट करो 3 महीने, 7 ऑफ जून, तो 7 ऑफ जुलाई, 7 ऑफ अगस्त, 7 ऑफ सितंबर, 7 ऑफ सितंबर उसमें 3 डेज ऐड कर, तो दैट्स कम 10 ऑफ सितंबर। तो 10 ऑफ सितंबर, अब उसने सडन हॉलीडे बोला तो एक दिन आगे चले जाना, तो ये हो जाएगा 11th, ठीक है, 10 ऑफ सितंबर, तो एक दिन आगे चलेंगे 11 ऑफ सितंबर। ओके, सडन हॉलीडे तो सब्सिक्वेंट पे चले गए। अब यहाँ पे 10 ऑफ जुलाई, एक मंथ आपका, 10 ऑफ अगस्त 3 दिन, 13 ऑफ अगस्त। तो ये आपका जो बेस डेट था उससे आपने ऊपर ली ना बेस, वही बेस डेट यहाँ पर लेना बेटा, बेस डेट ये जो यहाँ पे ली वही बेस डेट यहाँ पे लेना। आप काउंट करो यहाँ पे, तो 13 अगस्त से 30 अगस्त, तो 30 माइनस 13 दैट्स कम 17, 13 अगस्त से 11 सितंबर, तो अगस्त के दिन हो गए 31 माइनस 13, 18 प्लस 11, 29 डेज, और ये आपका 0, या आ गया आपका 0। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे अपने को डेज, ये अमाउंट 3,700, 4,000, 5,000, तो डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रोडक्ट। अब अपने आपको रिसीवेबल पेबल दोनों है, तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट दैट इज 13 ऑफ अगस्त 2020 प्लस नेट ऑफ प्रोडक्ट। नेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे बच्चों रिसीवेबल पेबल दोनों है, 442,500, 4,42,500 माइनस 1,78,900 डिवाइडेड बाय 18,700 माइनस 12,700, 18,700 माइनस 12,700। अब कैलकुलेट करो इसको, यार है 43.93, तो इसको अपन 44 डेज ले लेंगे, 44 डेज आप इसको ले लेंगे, 44 डेज बेटा। अब इसको अपने को सिंपल है, तो आपने यहाँ पे ये का अगस्त है, तो अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, देखते कहाँ तक जाता, अगस्त के कितने दिन, 18 दिन, यहीं पे हो जाएंगे, अक्टूबर में जाने की जरूरत ही नहीं, और अब 44 डेज लेना है, तो टोटल शुड बी 44 डेज, तो 44 माइनस अगस्त के 18 डेज, तो यहाँ पे 26 सितंबर,
ड्यू डेट इज 20, एवरेज ड्यू डेट इज 26 ऑफ सितंबर 2025 नंबर आपके। इतना इजी रहता है बेटा, इतना इजी हो रहा था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन था आपका। ये जो ना ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 भलाई मैं कर लेता हूँ, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन है बेटा जो क्वेश्चन अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखे ना, वैसे ही यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल पे और बिल्स पेएबल पे वैसे ही है। वैसे ही यहाँ पे एक 6 सितंबर उसने सडन हॉलीडे दे दिया, तो कोई ऐसी कोई ड्यू डेट 6 सितंबर को आई तो आपने उसको 7 ऑफ सितंबर ले लेंगे। देख लेते क्वेश्चन भी, चलो कर लेते, 2 मिनट में हो जाएगा। यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 5 तारीख की उसने, अच्छा ड्यू डेट ही निकाल लिया उसने, थोड़ा तो लिखना चाहिए था उसने। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ड्यू डेट निकल दिया आपने, मगर डेट का कॉलम भी लिखना बेटा। डेट है आपकी फर्स्ट ऑफ जून, 3 महीने का, तो 1 जून, तो 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3, 4 सितंबर, ये 4 सितंबर। 5 जून, 3 महीने, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 सितंबर और 3 दिन, 5 और 8 सितंबर, 8 सितंबर। 9 जून, 1 महीना, तो 9 जुलाई और 3 दिन, सॉरी, तो 12 जुलाई, 12 जुलाई। उसके बाद 12 जून, 2 महीने, तो 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त और 3 डेज, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो 14 अगस्त ले लेंगे यहाँ पे। ओके, 20 जून, इतना सिंपल है बेटा, एग्जाम में फ्री के मार्क्स है। 20 जून, 3 महीने, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर और 3 दिन, 23 सितंबर। तो ये आ गया आपका 23 सितंबर। इसमें सबसे कम अगर आप देखेंगे आपको 12 जुलाई, ठीक है, ये बेस डेट उसने लिया। अब ध्यान से बेटा, अब यहाँ पे इधर आते हैं अपन, और यहाँ पे अपन ने देखे कि 29 मई, ये पेबल वाले, तो 2 महीने, 22 मंथ से 10 है, 29 जून, 29 जुलाई और 30, 31 और 30 जुलाई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सॉरी, 1 अगस्त, 29 मई और 2 महीने, 29 जून, 29 जुलाई, यस, 1 अगस्त। तो 3 दिन ऐड करोगे, 1 अगस्त। 3 जून, 3 जून में आप 3 महीने ऐड करो, 3 जून, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर और 3 दिन, 6 सितंबर। 6 सितंबर उसने बोला है कि सडन हॉलीडे, 7 सितंबर ले लेंगे, आगे चलेंगे, 7 सितंबर आ गया बच्चों। उसके बाद उसने हमसे कहा कि 9 जून, 1 महीना, तो 9 जुलाई और 3 दिन, 12 जुलाई, 12 जुलाई। तो आपने बेस डेट से उसको कोई काउंट करिए, बेस डेट से ड्यू डेट काउंट करे, तो ये 54 डेज, 58, 0, 33, 73, 20, 57, 0। ये आपको पता है कैसे काउंट करना, आप बोलो तो करके बताओ कैसे करना है, इसमें कुछ भी नहीं आपको पता है कि यहाँ पे पहला जुलाई के कितने 31 डेज माइनस 12 जुलाई बेस डेट, 19 दिन जुलाई के, अगस्त और ये सितंबर के 4 दिन, देखो 19 अगस्त के 31, इसके 4, 54 डेज। फिर ये आपका आ गया जुलाई के ये, अगस्त और सितंबर के 8 दिन, 19 + 31 + 8, 58 डेज। ओके, ये तो रेगुलर बैच याद आ गई आपको, वहाँ पे सब सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं बच्चे। ये 12 जुलाई और 12 जुलाई तो 0 डेज, ठीक है। ये जुलाई के फिर आपके यहाँ पे 19 जुलाई, अगस्त के 14 डेज, 19 + 14, 33। फिर आपके जुलाई के 19 अगस्त और इस सितंबर के 23 मेरे पापा का बर्थडे आता है, चलिए ठीक है। 19 + 31 + 23, 73 डेज। ओके, वैसे यहाँ पे काउंट कर लेंगे बेटा। 1 अगस्त, जुलाई के आपके 19 डेज और अगस्त का एक ये 20 दिन, जुलाई के 19, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर के 7 दिन, 19 + 31 + 7, 57 डेज और ये 0, वो ये 12 जुलाई। अभी अमाउंट का आप नंबर ऑफ डेज को आपने अमाउंट से मल्टीप्लाई करते ही प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट अब आपका यहाँ पे रिसीवेबल और पेएबल है, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ मैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स बेस डेट कितनी है आपकी भाई 12 जुलाई 2020 प्लस नेट 5,46,600 माइनस यहाँ पे 2,43,800 डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय 15,700 माइनस 11,600। अब इसको कैलकुलेट करो आप। ये आ रहा है 76.048, तो 76 डेज ले लेंगे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, इनका क्यों आ रहा है ऐसा 73, एक सेकेंड।
अच्छा 73 आ रहा है बराबर, प्लस 73.85 डेज, तो 74 डेज ले लेंगे बेटा। अब इसमें 24 डेज अपने को ऐड करना, सिंपल। तो जुलाई के कितने होंगे, 31 माइनस 12, 19 दिन जुलाई के, अगस्त के 31, अगस्त सितंबर के आप यहाँ पे ये 31 और 19 50 तो हो गए, सितंबर के आप ले लेंगे 24 दिन, 24 ऑफ सितंबर आना चाहिए, सिंपल 24 ऑफ सितंबर। क्या, तो सिंपल ये 5 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं बेटा। एग्जामिनेशन करीब आ रही है, आप पढ़ो, रिवाइज करो, लेकिन ऐसे टेंशन नहीं लें, टेंशन लोगे तो और गड़बड़ होंगी, ठीक है। और सोशल मीडिया से दूर और लोगों से कम बात करो, और अपने प्रिपरेशन पे रहो बढ़िया। डोंट वरी, मैराथन भी अभी मैं कंडक्ट करूंगा, डोंट वरी, सारी चीजें करूंगा, डोंट वरी। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।